सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आपका मेजबान सलमान मिर्जा। नाजरीन, आज बात करेंगे प्रोग्राम में कोरोना पेशेंट्स के हवाले से, इसके अलावा वफाकी काबीना का इजलास भी मुनक्किद हुआ, उसमें क्या फैसले, उसकी अंदरूनी कहानी क्या है, स्टील मिल मुलाजमीन के हवाले से किसने मुखालिफत की और किसने हिमायत की कि उनको निकाल देना चाहिए, इसकी निचकारी कर देनी चाहिए। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इस वक्त कोरोना के जो मरीज हैं, कुल तादाद पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो 1,16,233 है और कोरोना की वजह से पाकिस्तान भर में जान बहक होने वालों की अफराद 2,297 तक पहुंच गई है। अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो जितने पेशेंट्स इस वक्त कोरोना के सामने आ रहे हैं उनमें मरने वालों की तादाद या उनका जो रेशो है, परसेंटेज निकाली जाए तो वो 2 से कम बताई जाती है। इसके साथ साथ तकरीबन 37,421 पेशेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना जैसी वबा को शिकस्त भी दी है। लेकिन यह कुछ हौसला अफजा बात नहीं है। कोरोना मुस्तकिल फैल रहा है, इसको रोकना है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज की अगर बात की जाए तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से एक खत लिखा गया पंजाब हुकूमत को। उस खत में क्या कहा गया वो भी आपको बताएं कि उसमें यह कहा गया है कि लॉकडाउन जो खत्म किया गया पाकिस्तान से, लॉकडाउन खत्म करने की 6 शराइत होती हैं। अगर आप वो 6 शराइत पूरी करते हैं तो आप लॉकडाउन उठा सकते हैं, उसमें नरमी कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान ने उस पर एक पे भी अमल नहीं किया जो 6 शराइत हैं। पहली शर्त यह है कि जो पाकिस्तान में कोरोना की टेस्टिंग हो रही है, उस टेस्टिंग में जितने लोग पॉजिटिव आ रहे हैं वो अलग, और जो नेगेटिव आ रहे हैं जो कि कोरोना में मुब्तला नहीं है उनकी तादाद 24% है। लेकिन आपने कोरोना के हवाले से लॉकडाउन उस वक्त उठाना है जब आपकी ये शरह 24 से घटकर 5% हो जाए। लेकिन पाकिस्तान में इसकी जो शरह है वो 24% है, यानी जो नेगेटिव आ रहे हैं जिनमें कोरोना नहीं है उनकी तादाद 24% है, जो कि 5% होनी चाहिए थी। साथ साथ WHO की जानिब से ये तजावीज़ भी दी गई हैं कि आप 50,000 टेस्ट रोजाना करें, जो कि आप नहीं कर रहे हैं। हमारे पास जो सलाहियत है वो 25,000 रोजाना टेस्ट की है, हम 50,000 तक नहीं कर पा रहे हैं। तो WHO की जानिब से यह भी कहा गया है कि आप 50,000 टेस्ट करें, उसके बाद आप लॉकडाउन उठा सकते हैं। साथ साथ एक फहरिस्त तैयार की गई है, उस फहरिस्त में 200 ममालिक हैं। उन 200 ममालिक को एक तज्जिया किया गया है कि कोरोना से निमटने वाले, कोरोना को शिकस्त देने वाले, कोरोना के हवाले से सबसे खतरनाक मुल्क कौन से हैं और सबसे कम खतरनाक मुल्क कौन से हैं। उसमें जो दर्जा बंदी की गई है तो पाकिस्तान 148वें नंबर पर आ रहा है, यानी सिर्फ 52 ममालिक ऐसे हैं जो पाकिस्तान से बुरी हालत में हैं और 147 ममालिक ऐसे हैं जो पाकिस्तान से बेहतर हैं इस वक्त। तो ये सारी बातें शामिल की गई हैं। इसके अलावा जो वफाकी काबीना का इजलास हुआ है उस पर भी बात करेंगे, उसकी अंदरूनी कहानी क्या है। वफाकी काबीना के इजलास में आज जो गर्मा गर्मी रही वो रही स्टील मिल मुलाजमीन की बरतरफी के हवाले के फैसले से। असद उमर और शीरी मजारी ने इसकी शदीद मुखालफत की। तो एक तरफ असद उमर और शीरी मजारी थे, जरा का कहना है, और पूरी काबीना दूसरी तरफ थी, यानी उस फैसले की हिमायत कर रही थी। साथ साथ जहांगीर तरीन समेत 16 चीनी मालिकान ने आज एक पिटीशन दायर की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और यह कहा गया है कि जो रिपोर्ट शाये की गई थी 21 मई को शुगर के हवाले से, शुगर स्कैंडल के हवाले से, उसको कलअदम करार दिया जाए। इन तमाम मामलों पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ हमारे एक नए पैनलिस्ट से आपका तारुफ कराते हैं। अजहर सिद्दीक फारूक साहब इस वक्त हमें से ज्वाइन कर रहे हैं, बैरिस्टर हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। शौकत बसरा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। सेनेटर सहर कामरान साहब इस वक्त हमें ज्वाइन करिए, आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आप सबके मैं खुश आमदीद कहता हूं। सबसे पहले आगाज करेंगे शौकत बसरा से। शौकत बसरा साहब, ये बताइएगा, ये जो काबीना में आज गर्मा गर्मी हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही मौकिफ था ना? मतलब इमरान खान साहब का बजाते खुद एक मौकिफ था जो कि दीगर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो लेके चलते हैं। इलेक्शन से पहले आपका मौकिफ ये था कि स्टील मिल की निचकारी नहीं की जाएगी, उनको बरतरफ नहीं किया जाएगा, इसको अपने पैरों पर खड़ा किया जाएगा। इमरान खान साहब के बेशुमार इस तरह के बयानात हैं जो सिर्फ ये कह रहे होते थे कि हम इदारों को अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। निचकारी की बात उनके बयानात में शाज़ नादरी नजर आती थी। तो अब मौकिफ क्यों तब्दील हो गया? सलमान भाई, पहले तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक पूरी दुनिया को, पाकिस्तान को कोरोना वायरस से महफूज रखे। जहाँ तक आपने कहा कि इजलास के दौरान इख्तलाफ राय नज़र आया, ये तो मैं समझता हूँ बहुत जमहूरी रवैया है, कोई आमरीत या बादशाह तो नहीं है ना। हर किसी को अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने का हक है कि वो क्या समझता है, क्या बेहतर है, क्या उसकी नज़र में होना चाहिए।
बाकी जहाँ तक आपका क्वेश्चन है बड़ा पर्टिनेंट और इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि हमने कहा था कि हम इसकी निजकारी की तरफ नहीं जाएंगे, मुलाजमीन को बरतरफ नहीं करेंगे, बिल्कुल ये कहा था। लेकिन सलमान भाई, बिटर फैक्ट ये है कि ग्राउंड रियलिटी ये है कि जब कोई दुनिया का मुझे मुल्क बता दें जहाँ पर पार्टी, कोई ऐसी पार्टी हो जो इक़्तिदार में आई हो, ना आई हो, और उसका लीडर भी पहली बार प्राइम मिनिस्टर बना हो, और आते ही उसे ये पता चले कि 32,000 अरब के कर्जे उसे विरासत में मिले हैं, हर पैदा होने वाला बच्चा 1.5 लाख का मकरूज है, हर पाकिस्तान को गिरवी रख के कर्जे लिए गए हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मेरे साथ आप भी हैं, सैर कामरान भी हैं, कोई एक इदारा बता दें जो हमें प्रॉफिटेबल छोड़ के गए हों। चले हम 2 बड़े इदारों की बात कर लेते हैं, हम स्टील मिल की बात करते हैं, हम PIA की बात करते हैं। ग्राउंड रियलिटी ये है कि हम अरबों रुपए इसके ऊपर हमारे डूबे हुए हैं, और जो डेली है, मंथली है, जो तनख्वाहें अपनी जेब से दे रहे हैं, आखिर कोई हल तो निकालना है ना। मिर्जा साहब, बात यह है कि इसमें ग्राउंड, बसरा साहब, ये तमाम मामला तो जैसा कि आज मुराद सईद ने भी आज एक ही बात की, मेरा सारा सवाल सुनिए। मुराद सईद ने जो आज बात की, उन्होंने ये कहा कि ये मामला 2013 में डिसाइड हुए थे कि निजकारी की जाएगी, 2008 से खसारे में चल रहे हैं, ये जो भी मामला है, मैं उसके मंदरजात पे नहीं जा रहा जो उन्होंने अपनी तकरीर में कहे, लेकिन पॉइंट ये था कि आप लोग जब इलेक्शंस की मुहिम चला रहे होते थे तो उस वक्त भी तो आपको ये बात पता थी ना, जैसे कि आज मुराद सईद ने कहा कि 2013 में ये मामला डिसाइड हो चुके थे, तो आप लोगों को ये चीज़ पहले से मालूम थी, तब भी आप लोग इस तरह जब आप जलसे होते थे या प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी तब आप कहते थे हम इसको खड़ा करेंगे। खड़ा करने का मतलब ये होता है कि एक चीज़ पहले से गिरी हुई है तो उसको दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा किया जाएगा। तो ये तो एक जवाब आपको नहीं लगता कि ये इलॉजिकल है कि आपको नहीं पता था, आपको पता था, जब भी तो आपको खड़ा करना है। यही तो फिर फर्क है ना, आपने इसी फर्क की बुनियाद पे तो आए थे हुकूमत में। सलमान भाई, बहुत कोशिश की, दिन रात मेहनत की कि किसी ना किसी तरीके से ये जो डूबे हुए हमारे इदारे हैं, मैं समझता हूँ स्टील मिल हमारा प्राइड है, PIA हमारा प्राइड है, लेकिन जिस बेदर्दी के साथ इन हमारे कौमी असासों को लूटा गया, उनके साथ ज़बरदस्ती लोगों को जॉब्स दी गई, वहाँ पे उनका बेड़ा गर्क किया गया। अब ग्राउंड रियलिटी ये है कि इसमें जब हम भी ये कह रहे थे, उस वक्त भी आपको याद होगा, अगर आप फुटेज चलाएं प्राइम मिनिस्टर साहब की या असद उमर साहब की, वो यही कह रहे थे इन लोगों ने प्राइवेटाइज का फैसला कर लिया है, हम कोशिश करेंगे कि इन इदारों को खड़ा करें। अभी भी जो स्ट्रेटेजी है, हम लोगों को बेरोजगार नहीं करेंगे, हम लोगों के साथ बैठेंगे, अगर उनको गोल्डन शेक हैंड के जरिए उनके जितने भी वाजिबात हैं और मुस्तकबिल में जो है वो भी अदा करेंगे, और इंशाल्लाह ये भी इंश्योर करेंगे कि जहाँ पे प्राइवेटाइजेशन होने जा रही है हम मैक्सिमम लोगों को अकोमोडेट कर सकें। चूँकि पहले ही हालात अच्छे नहीं है मुल्क के अंदर, लोग बेरोज़गारी भी है, महंगाई भी है, और मैं फिर ये समझता हूँ कि हमें टाइम लगेगा तहरीक इंसाफ को, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को इस मुल्क को खड़ा करने में। कोई रातों रात 17 साल में अगर नहीं खड़ा हो सका तो 2 साल में अब तवक्को ना रखेंगे ये मुल्क खड़ा हो जाएगा, टाइम लगेगा, चीज़ें बेहतर हो रही हैं। आप देखेंगे 6 अरब का खसारा था सालाना इसका PIA का, जो 1 अरब पे आ गया। अभी भी मैं PIA के मुतालिक भी ये समझता हूँ, PIA के अंदर भी जिस तरह के साथ भर्तियाँ की गई, जिस तरह उसको रन किया गया, जिस तरह बेदर्दी से वहाँ पर अपने अपने मनमानियाँ की गई, वहाँ पे भी हमें ग्राउंड रियलिटी पे फैसला लेना चाहिए, बजाय इसके कि आप सालाना और माहाना आप अपने कर्जों में डूबते जाएं और वो वहीं के वहीं उनके कर्जे खड़े रहें। अगर कोई अच्छा इन्वेस्टर आता है और हमारे एम्प्लॉयज़ को अकोमोडेट करता है तो सलमान, मेरे ख्याल में ग्राउंड रियलिटी पे हमें फैसले लेने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्राइवेटाइजेशन जो है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, उसको पार्लियामेंट के अंदर आना चाहिए, उसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए। ये नहीं माजी के अंदर जिस तरह अंडर हेड MCB अपने दोस्तों में बेच दिया गया, PTCL बेच दिया गया, अपने जो कौमी असासे थे कोड़ियों के भाव बेच दिए गए, इस तरह नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर मीडिया की नज़र हो, इसके ऊपर पार्लियामेंट में डिबेट हो, इसके ऊपर कमेटी बने जो बाकायदा इसको असेस करे और हम इसको जिस बेहतर अंदाज में इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, ताकि हम, मेरी बात सुने, हमारा कोई इंटरेस्ट तो नहीं है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का मुझे बताएं सलमान भाई क्या कोई इंटरेस्ट है? अगर इंटरेस्ट होता तो अभी आप देख लीजिए कि कभी ये हुआ माजी के अंदर। अच्छा, मेरा एक सवाल बसरा साहब ये है, असद उमर साहब इलेक्टेड हैं, वो इलेक्ट होकर आए हैं, वोटों से कौमी असम्बली में आए हैं, उनका फैसला ये है, उन्होंने ये कहा है कि वादा भी किया था उन्होंने
कि इसको आप निजकारी की तरफ ना लेके जाएं, मुलाजमीन को बरतरफ ना करें, उनको बेरोज़गार ना करें। अब्दुल हफीज़ शेख साहब जाहिर सी बात है वो इलेक्टेड नहीं है, वो कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ काम कर रहे थे, आज आपके साथ काम कर रहे हैं, आपकी हुकूमत जाएगी, मे बी वो कहीं और चले जाएं, लेकिन वो इसके हामी। आपको नहीं लगता कि वोट आपको आवाम देती है, इलेक्ट करके लेकर आती है, तो उनका मकसद ये होता है जो कौमी असम्बली है या पार्लियामेंट है वो आवाम की तर्जुमानी करती है, तो आवाम की तर्जुमानी जो हो रही है वफाकी काबीना में, गुज़िश्ता रोज़ जो काबीना का इजलास हुआ उसमें उस बात को ज़्यादा मुकद्दम रखना चाहिए जो कि आवाम का फैसला है। देखिए, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि ज़ाहिर है जो जमहूरियत है, डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, जो भी फैसले लेने हैं वो आवाम के इंटरेस्ट में ही लेने हैं, आवाम को मद्देनज़र रख के लेने हैं। इसके बगैर तो कोई भी सियासी और जमहूरी पार्टी और हुकूमत जो है वो चल ही नहीं सकती। इसमें तो कभी अब देखें ना, मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि मुश्किल हालात में मुश्किल फ़ैसले लेने पड़ते हैं सलमान। हमारा कोई शौक़ नहीं है कि ऐसे मुश्किल फ़ैसले लें जिन पे कल हमारा स्टैंड डेफिनेटली और था, हम को चीज़ों को किसी और एंगल से देख रहे थे, लेकिन जब हम इक़्तिदार में आए हैं, मैं तो सिर्फ सैर कामरान को और नून लीग को चैलेंज देता हूँ, एक इदारा हमें बता दें पाकिस्तान के अंदर जो मुनाफा बख्श छोड़ के गए हों, ये कह के गए हों कि ये मुनाफा बख्श इदारा है, जिस इदारे को टच किया है वहां पर। लेकिन मेरा सवाल वहीं पर है कि आपकी हुकूमत को आए हुए 2 साल से ज्यादा का अरसा बीत चुका है, वो छोड़ के नहीं गए, लेकिन आप तो इसीलिए आए थे ना कि हम उसको मुनाफा बख्श बनाएंगे। लेकिन चले सहर कामरान साहबा को भी मुझे बताइए, आपको चैलेंज किया जा रहा है सलमान, क्या घर अपने घर को मैं लूटना शुरू कर दूं, अपने घर पे मैं कर्जे लेने शुरू कर दूं, तो मुझे बताइए कि किस तरह उस कर्जे तो आपकी हुकूमत भी ले रही है ना। मुझे कर्ज उतारने के लिए कर्ज ले रहे हैं सलमान भाई, देखें कैसी हुकूमत है, कर्ज उतारने के लिए कर्ज ले रहे हैं। ये इमरान खान साहब का बयान था, बसरा साहब, इमरान खान साहब का बयान था, मैंने खुद पढ़ा है, खुद सुना है, खुद इस पे ट्रांसमिशंस की है कि ये कौन सी साइंस है कि कर्जा उतारने के लिए कर्जा लिया जाए, ये उनका अपना बयान है। लेकिन खैर मैं इस पे बात करूंगा। सैर कामरान साहब बताइएगा, आपने कोई ऐसा इदारा है जो अपने पैरों पर खड़ा करके गई हो, आपकी हुकूमत या नून लीग की हुकूमत, आपकी हुकूमत थी, उसके बाद नून लीग की हुकूमत वफाक में आई, फिर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आई। बसरा साहब कह रहे हैं कि कोई एक ऐसा इदारा बता दें जो अपने पैरों पर खड़ा हो, हर तो खसारे में जा रहा था, इसकी वजह से मुश्किल वक्त में मुश्किल फैसले करते हैं। अपोजिशन पर रह के हमने वादे तो कर लिए, लेकिन जाहिर सी बात है मौजूदा हालात में फॉर द पीपल बाय द पीपल वाला हिसाब किताब है कि लोगों के लिए फैसले करने हैं तो निजकारी करनी पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान, बात यह है कि ये जो एक पॉलिसी है ना कि कंफ्यूज करना, ये कहना कि पहले क्या हुआ था, बात यह है कि या तो आप ये कहें कि आप जो 22 साल की जद्दोजहद और वो सब बातें करते हैं वो सब कौम के साथ एक मजाक था। मुझे आप ये बताएं कि अगर आपके अंदर अहलियत नहीं थी, अगर आपकी स्टडीज नहीं थी, यानी असद उमर साहब को फाइनेंस मिनिस्टर प्रोजेक्ट किया गया इलेक्शन से पहले, ठीक है, अगर आपका होमवर्क नहीं था, अगर आप अवाम की आंखों में धूल झोंक रहे थे, अगर आप मुसलसल झूठ बोल रहे थे, तो फिर मेरा ख्याल है कि आपसे कोई कहना भी कुछ बेकार है, क्योंकि आप है बहरानों की हुकूमत, बहरान दर बहरान दर बहरान। आप ये देखें कि स्टील मिल की बात कर रहे हैं, बिल्कुल पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर स्टील मिल जो है स्टेबिलिटी की तरफ जा रही थी, उसकी प्रोडक्शन सही थी, उस वक्त जो है वो उसकी गैस सप्लाई जो है वो बंद कर दी गई। और अब जो इनकी नीयत है वो नीयत का कसूर हमें नजर आ रहा है, हमें पता है इनकी नजर जो है उसकी जमीन पर है, हमें पता है इनकी अहलियत नहीं है। इनकी अहलियत होती तो मुझे बताएं कि क्या रिकवरी इन्होंने की, इनकी अहलियत होती तो जब ये शुगर माफिया की रिपोर्ट सामने आती है तो ये बजाय ये कि उसको जो है कंफ्यूजन का शिकार करने के, ट्विस्ट करने के, ये गिरफ्तार करते ना जो लोग जिनके नाम सामने आए थे, नहीं अब ये 85 पे जाएंगे, आप 47 पे जाएं। देखिए ये जो स्ट्रेटजीज हैं, ये जो ब्लेम गेम है, इट विल नॉट स्टैंड। आपने पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा कर्जा ले लिया और आपकी जो परफॉर्मेंस है वो 0.0/0 है, ठीक है, आपके अंदर अहलियत नहीं है। आपको WHO जो है वो वार्निंग भेज रहा है, एडवाइजरी भेज रहा है कि आप जो है खतरनाक हद तक जो है वो पहुंच रहे कोरोना के मरीजों के लिए। देखिए आप इनकी तमाम बयानात को देख लें, ये एक यू टर्न की पॉलिसी है जिसके ऊपर ये स्टैंड कर रहे हैं। और मैं कहती हूँ कि यू टर्न ये अगर कोई ऐसा भी ले लें जहां पर ये कहें कि हमने जो है इसी कंटेनर से नीचे उतरना है, उससे यू टर्न ले लें। और ये देखें कि मुल्क को इस वक्त जो है स्टेबिलिटी की जरूरत है। आप ये कंफ्यूज नैरेटिव के जरिए मुल्क को इबाम का और मजीद तकलीफों का शिकार न करें। बेरोजगारी ऐसे टाइम पे जबकि पाकिस्तान कोरोना का शिकार है, जबकि आपकी कंफ्यूज पॉलिसीज के हल्का जुकाम है कि भारी जुकाम है कि नहीं है, लोग एक्सीडेंट्स में कितने मरते हैं, आपने कंफ्यूज किया पाकिस्तान की आवाम को, आपने प्रोवोक किया और आप इस हद तक ले आए। जो जितनी बेरोजगारी
इन पिछले 22 महीनों में बढ़ी है। मैं कहती हूँ आप प्री कोरोना की बात करें कि कितनी बेरोजगारी बढ़ी है, कितने लोग बताए गुर्बत से नीचे गए हैं, पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज का क्या हाल हुआ है। यही हाल जो है ये इनकी बदनीयती है, ये इनके हाउसिंग प्रोजेक्ट उस वक्त आते हैं। अच्छा सर साहब ये बताइएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब विफाक में हुकूमत थी 2008 में, जरदारी साहब सदर बने थे और यूसुफ रजा गिलानी साहब वजीर आजम थे, तो क्या उस दौर में ये फैसला नहीं किया गया था कि इसकी निचकारी कर दी जाएगी? क्या उस वक्त ये फैसला नहीं हुआ था कि इसको निचकारी इसकी कर दी जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रोका गया था? गालिबन मैं सही हूं या गलत हूं, तस्दीक कीजिएगा। देखिए, पीपल्स पार्टी हमेशा से प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है और पीपल्स पार्टी की जो पॉलिसीज होती हैं वो अवाम के हक में होती हैं। कोई बेरोजगारी, किसी किस्म की बेरोजगारी, हाँ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो सकती है। मैं बताऊं, बहुत दफा रशिया की तरफ से प्रपोजल्स आए कि इसकी मॉडर्नाइजेशन के लिए, इसकी अपग्रेडेशन के लिए, लेकिन इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई। बात यह है कि आप इनका सिंध के साथ जिस किस्म का रवैया है वो नजर आता है। आप आज देख लें कि जो कौमी इक़्तिसादी कौंसिल है उसके अंदर क्या हो रहा है। यानी ऐसे वक्त में जब हम कोरोना से लड़ रहे हैं, आप सिंध का बजट कम करना चाहते हैं, आप सिंध की स्कीम्स कट करना चाहते हैं, आप सिंध के अंदर जो है एक दोहरी किस्म की हुकूमत चलाना चाहते हैं। आप जो है जो अपने एक जो है वो KMC को तो देंगे, पर जिनका कोई आपको जो ना ऑडिट होगा, ना उनका हिसाब किताब होगा, ना नैब के पास जाएंगे, लेकिन आप सिंध गवर्नमेंट को इंस्टेबल करेंगे। अभी भी इनकी जो नजर है, इनकी नजर उस जमीन के ऊपर है। हमें ये किसको बिट जाएगी, ये कौन खरीदेगा और क्यों लोग बेरोजगार होंगे। अगर ये बहुत अच्छे नेगोशिएटर है तो व्हाई दे डोंट गो फॉर द अपग्रेडेशन एंड द मॉडर्नाइजेशन एंड व्हाई दे डोंट जो है गारंटी द जॉब्स ऑफ द पीपल। आप जो इतने बिलियन आप जो गोल्डन शेक हैंड पे देंगे, भाई आप उसकी स्टेबिलिटी की तरफ क्यों नहीं जाते? आप ही बताएं ना कि आपके अंदर अहलियत नहीं है, आप ही बोले कि आपकी सलाहियत नहीं है, आप ही बोले कि हम नालायक हैं। देखिए, इस बात को तस्लीम करें, हमने क्या किया था, पीछे क्या हुआ था, आप उसकी बात ना करें। आप मुझे बताएं कि आटा बुरान, गंदम बुरान, चीनी बुरान, अब तेल बुरान, यानी दुनिया के अंदर जो है तेल की कीमत कम है, हमारे यहाँ तेल नायाब है। ये बोले कि ये भी सब जो है वो पुरानी हुकूमतें करके चली गई। देखिए, ये कहने से, कंफ्यूज नैरेटिव्स करने से आप सब मीडिया स्ट्रेटजीज आवाम के मसाइल हल नहीं करेंगे। आप 41 मिलियन जो है अपनी सोशल मीडिया टीम के लिए सर्च कर दें और आप ये बोलें कि जी आप अटैक करते जाएं अपोजिशन के ऊपर, और आप ये नैरेटिव बिल्ड करेंगे जिससे पहली हुकूमतें ये करके चलेगी। मुझे आप ये बताएं कि आप लोगों ने 22 महीने में क्या किया? आपने 22 महीने में मुल्क का हर इदारा, हर इंडस्ट्री, हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को तबाह किया। आप चाहे उसको मुल्क की खारजा पॉलिसी ले लें, चाहे आप इकोनॉमिक पॉलिसीज ले लें, चाहे आप मईशत को ले लें, चाहे आप जो अखलाकियात को ले लें, चाहे आप इनकी गवर्नेंस को ले लें, चाहे आप इनकी परफॉर्मेंस को ले लें। मुझे ये हिसाब लगा के बताएं ना कि बेरोजगारी कितनी बढ़ी 22 महीनों के अंदर, और इनकी पॉलिसीज का नतीजा है। और क्या इन्होंने बजाय ये कि ऐसे टाइम पे कि आप एक नेशनल हार्मोनी पैदा करें, आप जो है सूबों के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। अगर इनकी तवज्जो वाकई अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर होती तो आज ये लोगों को बेरोजगार ना करते। सर साहब ये बताइएगा, मेडिसिन की कीमतें बढ़ती हैं, पेट्रोल नायाब होता है, चीनी स्कैंडल सामने आता है, बेशुमार चीजें, महंगाई, टैक्सेस, हर चीज अपनी जगह आप जो कह रही हैं वो गालिबन सही होगी। मेरा पॉइंट ये था कि उन्होंने आपसे सवाल किया था, चैलेंज किया था बसर साहब ने, कोई ऐसा इदारा जो आपको लगता हो कि मुनाफा बख्श आप छोड़ के गए हो, जिसको आपने कहा, जैसे हम रेज्यूमे बनाते हैं ना या हम CV बनाते हैं, उसमें हम कहते हैं कि हमारी कारकर्दगी है, तो कोई ऐसी चीज जो आप कहें कि ये इदारा है जो मुनाफा बख्श था, जिसको आप सत्यानाश कर दिया गया। क्योंकि मैं स्टील मिल की बात उस वक्त भी इसलिए कर रहा हूं दोबारा, क्योंकि मुझे याद पड़ता है पीपल्स पार्टी के दौर में भी ये कहा जा रहा था कि इसकी निचकारी कर दी जाए, सुप्रीम कोर्ट ने मुदाखलत की। मेरी याददाश्त मुझे याद, सलमान फैक्शन फिगर दे दूं, मैं इनसे जवाब ले लूं फिर आपके पास आ रहा हूं। बस साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, इनके पास जवाब है ही नहीं है। सवाल गंदम जवाब चने, इनको पूछे बाद इधर ले जाएंगे। साहब फिर आते हैं ना, आपके पास भी आते हैं। साहब आप तहम्मुल करें, कोई इदारा चैलेंज है मेरा, 4-4 बारियां लिए, एक इदारा बता दें। अरे बसरा साहब जवाब तो देने देना, फिर पता चलेगा ना कौन से इदारे थे। आप जवाब तो सर साहब, ये इनकी तरबियत का हिस्सा यही है। देखिए, बात ये है कि जब पीपल्स पार्टी आई तो आप मुझे ये बताएं कि कौन सा इदारा से जो स्टेबल था, ना आइन, ना पार्लियामेंट, ना आपका कोई इदारा। ठीक है, अगर यही शिकायत मुस्लिम लीग नून के जब हुकूमत आई थी, नवाज शरीफ साहब करते थे खजाना खाली है, आपको याद है? देखिए, मैं आपको बता रही हूँ यही बात कि अगर जब पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाई तो इसहाक डार वाज द फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, और इसहाक डार साहब की आप पहली तकरीर देख लें। मसला यही है कि पाकिस्तान के अंदर क्योंकि कंटिन्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी नहीं हुई, स्टेबिलिटी नहीं आई। अगर आप मुझे ये बताएं कि अगर पीपल्स पार्टी से पहले ये जो गवादर पोर्ट था इसका क्या हाल था? पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट ने CPAC की बुनियाद रखी,
वो चाइना को दिया। तो दैट वाज पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने जो है सूबों के अंदर हम मांगी पैदा की, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट एनएससी अवार्ड लाई, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो है उसने जो है सूबों को जो है उनका बराबर का हक दिया। पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट सर साहब मैं गिनवा देता हूं आपको, 18वीं तरमीम, सूबों के इख्तियारात, सदर के इख्तियारात पार्लियामेंट को वापस किए। आप जो बात कर रही हैं वो भी अपनी जगह पे। इसके अलावा मैंने 2-3 चीजें आपको बता दी हैं। जो ये तरमीम पेश की गई थी, सदर के जो इख्तियारात थे वो वापस किए पार्लियामेंट को। मैं इदारे की बात कर रहा हूं। कौन सा एक ऐसा इदारा है जो अपने पैरों पर खड़ा किया आपने एक अरसे बाद आपके ऊपर? सलमान, मैं आपको यही बता रही जी, हूँ, बोलिए बोलिए। 2 मिनट दे दें। इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जी, मैं ये कहूँगी आप इदारों की बात कर रहे हैं ना। देखिए, जब पीआईए के लिए पीपल्स पार्टी ने इनिशिएटिव लिया कि हम रूट शेयरिंग पे जाएंगे, देखिए हमारी तो हर कोशिश के ऊपर सुप्रीम कोर्ट था, हमारी तो हर कोशिश को सबोटेज किया गया। आप देखिए, ये नहीं कि पीपल्स पार्टी ने जहां जहां जीएसपी प्लस, आप ये देखें कि पीपल्स पार्टी ने जहां जहां भी हो सका हम बिजली के बहरान को हल करने की कोशिश करें। हमारे तो हर कदम के आगे सुप्रीम कोर्ट था, लेकिन वी डिड द बेस्ट। हम पाकिस्तान को बहुत स्टेबल हालात में छोड़ के गए थे। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो मजबूत हो। आज आप बताएं कि लोकल सर मोहतरमा आपने ना बिजली और गैस की बात कर दी, तो अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको याद दिलाऊं, बिजली का इंतहाई शदीद बहरान था, गैस का शदीद बहरान था, सीएनजी नहीं थी, सीएनजी के बाहर जो स्टेशन है उनके बाहर लंबी कतारें लगी रहती थी। फिर नवाज शरीफ की हुकूमत आई, उन्होंने ये बात बोली कि हम जो है प्लांट्स लगा रहे हैं। फिर काफ़ी इस तरह की सामने भी आई थी जो चीज़ें थी, आपने रेंटल पावर प्रोजेक्ट का इतना बड़ा केस सामने आया था, ये सारी चीज़ें सामने आई थी। बसरा साहब इस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हुआ है। अच्छा, मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा जारी करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। और इस वक्त पाकिस्तान मुख्तलिफ बहरानों में फंसा हुआ है। कोरोना एक ऐसी चीज़ सामने आ रही है जिससे निपटने में पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। विफाक ही कहता है कि सूबे मदद नहीं कर रहे, सूबे उस हिसाब से नहीं कर रहे, सूबे बाइख्तियार हैं, अपनी पॉलिसी खुद कर सकते हैं, सूबे एक दूसरे पर इल्ज़ाम ठहराते हैं। पंजाब की सूरत हाल हो, केपीके की हो, बलूचिस्तान की हो या फिर सिंध की हो, कोरोना इस वक्त फैलता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इस वक्त हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी कर रही हैं, लेकिन हुकूमत का हमेशा से, इमरान खान साहब का या फिर उनके वज़रा का या फिर उनके रहनुमाओं का हमेशा से मौक़िफ़ सामने आता है कि ये 10-20 साल का एक सूरत हाल रही है जिसको हम कोप करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, उसको सिमेटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सूरत हाल जूं की तूं है, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ एक नया बहरान सर उठाने लगता है। पेट्रोल सस्ता होता है, आवाम खुश होती है, लेकिन पेट्रोल दस्तयाब ही नहीं होता। और फिर सवाल आवाम की जानिब से किया जाता है कि क्या हुकूमत की कोई रिट है या नहीं है। चीनी बहरान सामने आता है, आटा बहरान सामने आता है, हर चीज़ की कीमतें बढ़ती चली जाती हैं, लेकिन हम देखते ये हैं कि विफाक सूबे विफाक पर इल्ज़ाम तराशी करते हैं। बसरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बसरा साहब, ये बताइएगा, पाकिस्तान में आपकी 2018 में हुकूमत आई, उससे पहले बेशुमार मसाइल थे। इस बात को अगर तस्लीम भी कर लिया जाए, बेशुमार मसाइल थे, हर चीज़ का बहरान था, हर इदारा ज़मुवाली का शिकार था, कोई अपने पैरों पर नहीं खड़ा हुआ था। लेकिन आपकी हुकूमत ने तो इस बात को चैलेंज किया था, आपकी हुकूमत ने इस बात का प्रॉमिस किया था कि शुरू के 100 दिन में ये काम किए जाएंगे। तो तकरीबन 2 साल होने वाले हैं, शुरू के 100 दिन का एक बाकायदा से एक प्लान तैयार किया गया था। उस 100 दिन में आपने कौन सा इदारा अपने पैरों पर खड़ा किया? सलमान भाई, इस सवाल का जवाब देने से पहले अभी आपने शहर कामरान से पूछा, वो अपोजिशन का काम सिर्फ ये है कि ये मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। पाकिस्तान की तबाही, पाकिस्तान की बर्बादी, पाकिस्तान का, यानी कि बच्चे बच्चे के उन लोगों ने, आप अपोजिशन में थे तो आप भी यही करते थे। सलमान, मैं बताता हूँ, मैं बात कहने क्या लगा हूँ, मुझे सिर्फ इनसे ये पूछने के पास कौन सी गीदड़ सिंगी थी, कौन सी रॉकेट साइंस थी कि खुद तो ये गरीब नहीं हुए, खुद तो ये अरबपति और खरबपति बन गए। पाकिस्तान किस तरह गरीब हो गया? अगर पाकिस्तान गरीब हो रहा था तो ये अमीर हो रहे थे, इसका मतलब समझ लें। अच्छा, दूसरी बात, अभी ये बात कर रही थी, मैं थोड़ी सी आपको मिसाल देता हूँ। इस वक्त पाकिस्तान स्टील मिल्स का 10 अरब मुनाफा से इन दोनों पार्टियों के दौर में 450 अरब रुपए खसारे तक पहुंचा। 2008 से 2013 तक पीपल्स पार्टी के दौर में ये खसारा था 200 अरब रुपए, 100 अरब खसारा था और 100 अरब रुपए कर्ज था। इसी तरह 2013 से 2018 के दौरान खसारे की मद में 260 अरब का इजाफा हुआ और इसमें मजीद
12 करोड़ रुपए कर्जाना कर्जे और खसारे में इजाफा हो रहा है। अब अमली तौर पे सूरत हाल क्या है? अमली तौर पे सूरत हाल ये है सलमान कि ये 5 साल से तकरीबन नॉन ऑपरेशन पड़ी है आपकी स्टील मिल, चूंकि जिस बेदर्दी के साथ मैं आपको बता रहा हूं कि लोगों ने 500 अरब रुपए की मकरूज है आपकी स्टील मिल, कर्जे में डूबी हुई है। इसी तरह मैं पीआईओ को उठा के दे देता हूं। गुजारिश ये है, अब मुझे बताएं कि अब जब ये बैठ जाते हैं चैनलों पे, जिस तरह मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं, हमें पाकिस्तान का बड़ा दुख है, और भाई पाकिस्तान का दुख है तो आप गरीब क्यों नहीं बस हुए? साहब मुझे आदाद शुमार तो नहीं पता, लेकिन जो आप कह रहे हैं मैं उसको तस्लीम कर लेता हूं। 2008 से लेके 2013 का कर्जा, 2013 से लेके 2018 तक का कर्जा, जो आप कह रहे हैं मैं उसको तस्लीम कर लेता हूं। मुझे आदाद शुमार इतना डिटेल्स में नहीं पता, लेकिन एक इंसान एक डॉक्टर के पास जाता है, उससे उसकी तबीयत बेहतर नहीं होती, फिर दूसरे डॉक्टर के पास जाता है, उससे ही बेहतर नहीं होती, लेकिन जब तीसरे डॉक्टर के पास जाता है ना, वो इस उम्मीद के साथ जाता है कि ये इसको सही करेगा, ये उस उम्मीद के साथ नहीं जाता कि वो मरीज ही मार देगा। तो सर, एक 2008 से 2013 तक का डॉक्टर खराब था, 2013 से लेकर 2018 तक का डॉक्टर खराब था, तो 2018 के बाद तो अच्छा डॉक्टर आया ना, उसको तो मरीज को सही करना चाहिए। सलमान, जब मरीज में कैंसर भी हो, जब दिल की तकलीफ भी हो, जब उसके फेफड़े भी खराब हो, उसका लीवर भी खराब हो, उसके किडनीज भी खराब हो, तो चेकअप कराने से पहले डॉक्टर को बोल देना चाहिए कि आप सही नहीं हो सकते, आपके पास इतने ही दिन है। उस मरीज, फिर आप मरीज को ये ना कहे कि हम आपको पैरों पर खड़ा करेंगे। उस मरीज में कोई चीज भी ठीक ना हो तो मेरे भाई उस मरीज को ठीक करने में वक्त लगेगा। हम लगे हुए हैं। अब सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको देता हूं, पाकिस्तान की तारीख में पहले भी हादसे होते थे, तैयारों के हादसे हुए, क्या किसी ने रिपोर्टें पब्लिक करने की कोशिश की? अच्छा, इसी तरह चीनी आपका माफिया, आटा माफिया, सीमेंट माफिया, आपका फर्टिलाइजर माफिया, क्या कभी ये तवक्को कोई करता था कि आपका अपने दौर में आप उसको उसकी करवाएंगे, आप कमीशन भी बनाएंगे, उसको पब्लिक भी करेंगे और उसके बाद कहेंगे कि जाओ जाके इनके खिलाफ पर्चे दो? और अभी ये सब लोग चले गए हैं स्टे लेने के लिए अदालतों में। गुजारिश ये है कि हमें पता है, जाहिर है, जिससे ज्यादा तवक्को होती है, चीनी कमीशन की आपने बात कर दी, जिससे ज्यादा तवक्को, चीनी कमीशन की आपने इंक्वायरी भी की, तहकीकात भी हुई, नाम भी सामने आए, कोई गिरफ्तार हुआ? अच्छा, अब देखें सलमान, गिरफ्तार किसने करना है? सुने गिरफ्तार, अब देखें, अभी हफ्ता हुआ है रिपोर्ट आए हुए, उसके बाद कल मंजूरी दी है हमारी कैबिनेट ने, फेडरल कैबिनेट ने, उसको भेज दिया गया है मुतलका इदारों के पास। वो FIA है, वो नैब है, वो एंटी करप्शन है। अगर जब तक उनके खिलाफ वो सारी कार्रवाई शुरू नहीं करेंगे, अगर गिरफ्तार कर लेंगे तो फिर सबसे ज्यादा ये अपोजिशन कहेगी ये देखें जी इंतकामी कार्रवाई हो रही है, ये हमें पकड़ा जा रहा है। आपको पता है कि अपोजिशन ने कितनी 5 सालों में सब्सिडी दी है? 27 अरब की। यार 27 अरब की अमाउंट होती है। मैं बताऊं, आपके जितने भी मीडिया नुमाइंदगान होते हैं या जितने भी आके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो यही कहते हैं कि आप पे इल्जाम लगा है, आप अदालत में पेश हों, अदालत में पेश होकर अपने इल्जाम का दिफा करें, और अगर आप बेबुनियाद इल्जामात आप पे लगाए गए हैं तो सुरखरू हो जाएंगे। यही चीज सामने आती है, यही चीज कही जाती है नून लीग के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए। लेकिन खैर, मुझे अजहर सिद्दीक साहब में जो ज्वाइन कर रहे हैं उनकी तरफ भी जाना है। सैयद साहब, आप कुछ इंक्लूड करना चाह रही थी, आप अपनी बात कीजिए, फिर मैं फिर अजहर सिद्दीक साहब की तरफ जाऊंगा। सैर, जरा अदारा बता दें कौन सा मुनाफा बख्श छोड़ के गए थे? कोई इदारा, एक इदारा। कैसा हो सकता है सलमान, क्या ऐसा हो सकता है ये अपनी बारी में बात करें या इनकी साथ साथ अखलाकियात के साथ साथ ज़मीन? नहीं देखिए, वो आपकी बारी बात कर रहे हैं, अब आपकी बारी है, अब आप बताइए। अच्छा, पॉइंट मेरा भी ये था, मुझे कोई आपने इदारे का नाम बताया नहीं वैसे। जी सलमान, मैं आपसे बात यही कर रही थी। देखिए, पीपल्स पार्टी ने 2008 में एक रिसेशन की सूरत हाल में हुकूमत ली। उस सबसे बड़ा जो इदारा तो बता दें, इदारा तो बता दें कौन सा? अच्छा, बसरा साहब, उनको कंप्लीट करने दें, उनको कंप्लीट करना है। नहीं, आप प्लीज बोलिए ना बसरा साहब, प्लीज काइंडली। सैयद साहिबा, आप कंटिन्यू करें। जी, मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब आपको एक ऐसी हुकूमत मिलती है जो कम्प्लीटली इंस्टेबल हो, जब आपकी हर सड़क पे धमाके हो रहे हो, जब आपके यहाँ दहशतगर्दी हो, जब आपका आइन मुअत्तल हो, जब सुप्रीम कोर्ट आपके हर एक्शन को जो है वो सबोटैज कर रही हो, आई वुड से सबोटैज, बिकॉज जितने भी इनिशिएटिव पीपल्स पार्टी ने लिए उनको सबोटैज किया गया। चाहे वो गवादर पोर्ट, वो पीपल्स पार्टी का कारनामा था, ठीक है। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट, वो पीपल्स पार्टी का कारनामा था। एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना, बीच के अंदर स्टेबिलिटी लाना, जो है GSP प्लस का स्टेटस लेना, फिर इसी तरीके से जो है वो आपका आइन बहाल करना, फिर उसके अलावा जो है सैलरीज का इजाफा करना, बेरोजगारी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम लेकर आना, सवात ऑपरेशन को इनिशिएट करना,
पार्लियामेंट को स्टेबलाइज करना, नेशनल रिकंसिलिएशन, आगाज हकूक बलूचिस्तान और हर इदारे की स्टेबिलिटी के लिए वी मूव फॉरवर्ड। ठीक है, लेकिन आप ये बताएं कि दहशतगर्दी के उस वक्त के अंदर हमारे जितने इनिशिएटिव थे PIA की स्टेबिलिटी के लिए, वी ब्रॉट दिस के जी आप जो है रूट्स जो है उनको शेयर करें, रूट शेयरिंग, उसको किसने रोका? हमने जो है पावर क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए उसको किसने रोका? बाद में कितने जुर्माने भरे गए। देखिए, बात यह है कि इस किस्म की जो ये इन्होंने पॉलिसी ली हुई है, आई डोंट वांट टू बी ऑन डिफेंसिव, आई वांट टू टेल देम कि जी आपने आज क्या किया है, आप ये बताएं। 6 मार्च को कोरोना के 6 केसेस थे, 6 अप्रैल को 3864 केसेस थे, 6 मई को 24,073 केसेस थे, 6 जून को 98,943 केसेस थे, 7 जून से 1 लाख क्रॉस कर गया है। और किस नैरेटिव में इनकी इसी सूरत हाल में कि इनकी तवज्जो अपनी कारकर्दगी पर नहीं है, मैं अपना सवाल फिर दोहराता गिरफ्तारी पे नहीं हूं है। सैयद साहिबा, मैं आपसे कहता हूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 58 भी खत्म की, सदर के जो इख्तियारात थे पार्लियामेंट को वापस किए, 18वीं तरमीम पेश की, ये तमाम आपके कारनामे हैं, मैं इसको तस्लीम करता हूं। लेकिन मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूं, फिर अब पॉइंट मैं यहां पर लेकर आ, PIA आपकी जब तक हुकूमत थी, 2013 तक आपकी इफाक में हुकूमत थी, क्या वो खसारे में था या मुनाफे में था? रेलवे मुनाफे में था, खसारे में था? पाकिस्तान पोस्ट खसारे में था, मुनाफे में था? स्टील मिल खसारे में थी, मुनाफे में थी? अब देखें, मैंने आपकी जो अच्छी चीजें हैं वो भी गिनवाई हैं, मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूं मेरी इत्तला के मुताबिक। सिर्फ ये पार्टियां मुनाफे में थी, बाकी पूरा पाकिस्तान कर्जों में डूबा हुआ था। बसरा साहब प्लीज मुझे जवाब लेने दें सर। बसरा साहब प्लीज, आप सर साहब आप कंटिन्यू करें, सबसे बड़ा जो कंटिन्यू करें। सबसे मैं बता रही हूँ, मुल्क का जो खसारा है ना इस वक्त, वो अखलाकियात की तबाही है जो कि PTI लेकर आई है। बाकी तमाम चीजों को तबाह करने के बाद अखलाकियात की तबाही है। देखिए, जब आप इदारों की बात, अच्छा, प्रोग्राम का टाइम थोड़ा कम होता है, मैं चाहूंगा कि एक दूसरे पे इल्जाम तराशी करने के बजाय अगर प्रिसाइजली अगर जवाब दिया जाए तो। अगर ये जवाब दे दें तो मुझे कहिएगा, सवाल जवाब है ही नहीं है। आए बाएं आप शाएं, थोड़ी देर का तहम्मुल रखेंगे तो फिर जवाब देंगे ना वो। ले लें जवाब इनसे आप। अच्छा, डिस्कस्टिंग एटीट्यूड की क्या बात है? देखिए, बात ये है कि पीपल्स पार्टी ने PIA को अखलाकियात की आप बात कर रहे हैं तो लिए प्लीज हम लोग एक नेशनल टीवी में बैठे हुए हैं, हम एक दूसरे पे इल्जाम तराशी ना करें, प्रिसाइजली जवाब दे दें तो ज्यादा अच्छा नहीं होगा? कि मैं आपको यही बता रही हूँ कि PIA को स्टेबलाइज करने के लिए पीपल्स पार्टी टुक एन इनिशिएटिव ऑफ रूट शेयरिंग दैट वाज सबोटाइज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। पीपल्स पार्टी जो है अपनी इंडस्ट्रीज को स्टेबलाइज करने के लिए वी वांटेड टू overcome the energy crisis, and that was sabotaged again by the Supreme Court. People's Party faced a very hostile sort of an environment. ठीक है, उसके अलावा जो आप ये देखें कि ऐसे टाइम पे जब मुल्क के अंदर दहशतगर्दी हो, हर सड़क पे बम फट रहे हो, आप किस किस्म की आगे पेशरफ्त कर सकते हैं? Still we brought the country towards the stability, towards the better economic conditions. We handed over the country into the better economic conditions. हमने जो है वीर के बुरान को हल किया। अभी मुझे आप ये बताएं कि हम आज के हालात की बात करें, हम तो ये इल्जाम सुन रहे हैं ना, हम तो ये इल्जाम कंटेनर पे भी सुनते रहे, उससे पहले भी सुनते रहे, बाद में भी सुनते रहे। ये तो हमारे लिए एक तबर्रा जारी है। I would like to say that where we are standing today, आज मुझे आप ये बताएं कि सिंध हुकूमत के बजट के ऊपर छुरी क्यों चलाई जा रही है? आज आप मुझे ये बताएं कि आप सिर्फ मंसूबों का नाम बदल के बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जो सबसे बड़ा ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड वेलफेयर प्रोग्राम था, आप उसका नाम बदल के, एहसास रख के, आप उसके अंदर जो है टाइगर फोर्स भर्ती करके क्या करना चाह रहे हैं? आज के हालात बताएं कि आज WHO की आपको एडवाइजरी क्यों आ रही है? आज के हालात बताएं कि आपके कंफ्यूज नैरेटिव का नुकसान मुल्क को कितना हुआ है? आज आप ये बताएं कि आपने कितना कर्जा लिया है? आई एम जस्ट रेजिंग दीज क्वेश्चंस। आई एम सेइंग आपको हालात मिले जिसमें टेररिज्म नहीं था, आपको हालात मिले जिसमें बिजली बहरान नहीं था, आपको हालात बिफोर रेजिंग एनी क्वेश्चंस यू हैव टू आंसर माइन ना। आप कोई भी क्वेश्चन रेज करें लेकिन उससे पहले मेरा तो जवाब देना। क्यों दे? वो जवाब हो तो देना। मैंने आपको जवाब दे दिया। मैंने आपको बताया वी टुक इनिशिएटिव्स और जो हमें करना चाहिए था स्टेबिलिटी लाने के लिए। स्टील मिल की जब कोई जवाब नहीं होगा, इदारों पे इल्जाम धरेंगी, सुप्रीम कोर्ट पे इल्जाम धरेंगी, फौज पे इल्जाम धरेंगी। अच्छा चले, मैं जब कोई जवाब नहीं होगा, इदारों पे इल्जाम धरेंगी। एक अहम केस है उसकी तरफ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, क्योंकि मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे जवाब नहीं मिला और मुझे बसरा साहब की जानिब से भी कोई ऐसा खास मौक़िफ़ नहीं सामने आया कि उन्होंने 2 साल के अंदर किस इदारे को खड़ा किया, और आपकी भी 5 साल की हुकूमत थी, आपने किस इदारे को खड़ा किया, आपको मुश्किलात का सामना था। लेकिन हुकूमत
इसीलिए आवाम बड़ा जो इदारा अपने पार्लियामेंट वोटों से का है। मुंतखब करती हमने है सबसे क्योंकि बड़ा वो इदारा चाहती है कि पार्लियामेंट बहरानों से निपटा जाए। हमने अच्छा खैर, ये जहांगीर तरीन के इशू की तरफ आएंगे, हमारे साथ अजहर सिद्दीक साहब भी मौजूद हैं, उनको भी जरा शामिल गुफ्तगू करते हैं, टाइम थोड़ा कम रह गया। सिद्दीक साहब ये बताइएगा कि इस केस को, जो रिपोर्ट सामने आई थी 21 मई पे, अब इसको चैलेंज किया गया है कि इसको कलअदम करार दिया जाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जहांगीर तरीन और उसके साथ साथ 16 शुगर कंपनीज हैं। इसकी डिटेल्स क्या होगी? क्या कलअदम करार दिया जा सकता है? क्योंकि इसकी तहकीकात हुई हैं, तहकीकात होने के बाद नाम सामने आया, उसके बाद मुफस्सल रिपोर्ट भी सामने आई है। क्या इसको चैलेंज किया जा सकता है? बहुत शुक्रिया। मैं 2-3 चीज़ें पहले मैं क्लियर कर दूं। हमारे यहाँ सियासत इसी का नाम है। जब आप अपोजिशन में होंगे, बगैर देखे सोचे समझे आप इल्ज़ामात लगाते हैं, और जब आप गवर्नमेंट में आते हैं तो वज़ीर आज़म की सीट के अपने एक तकाजे हैं, वहाँ स्टेट्समैन होकर किरदार अदा करना पड़ता होता है, वो फैक्ट्स एंड फिगर पे नहीं। हमारे यहाँ जिस दिन अपोजिशन और गवर्नमेंट स्टेट्समैन बन गए ना, इस मुल्क को कोई पकड़ नहीं सकेगा। मैं आता हूँ बाकी दूसरी तरफ, एक बात ज़रा समझनी बहुत ज़रूरी है। इस 10 की स्याही में देखते हुए, मैं 20-25 साल हो गए पब्लिक इंटरेस्ट करते हुए, इमरान खान साहब ने एक ऐसी जगह मामला छेड़ लिए हैं कि वो माफियाज इतना आसानी से छोड़ेंगे नहीं। पेट्रोल का देख लें, शुगर के कॉन्टेक्स्ट में देख लें, वीट का देख लें, IPPs देख लें। और जो समझने वाली बात है, मैं फ़र्क बता दूं, पहले होता था कि नैब वगैरह कोई काम करता था, उसमें फोरेंसिक नहीं होता था, गिरफ्तारियां नहीं होनी थी। तो ये क्रेडिट वाइज कॉन्टेक्स्ट में दूंगा कि जब तक JIT नहीं बनती, हालात और वाक़यात सामने नहीं आते थे, वो फिर आपको गर्द पड़ती रहती थी उस फाइलों पे। बिल्कुल ऐसा ही। उसकी वजह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं है नैब के पास, और ना कोई एक्सेस देता था। आपको 2 मैं JIT की मिसाल बता देता हूँ। पनामा में देखें, पनामा में जब JIT बनी और उसके बाद आपने देखा कि हालात व वाक़यात कैसे निकले, और उसके बाद मामला गया था नैब में। फिर आ जाएँ फेक अकाउंट केस में, आसफ अली जरदारी साहब वगैरह के जो अनवर मजीद के अकाउंट थे, 2005 में FIR हुई थी, लेकिन चौधरी निसार ने वो फाइल दबाई रखी। सुप्रीम कोर्ट ने मैटर आप सुओ मोटो में लिया, और जब JIT बनी तो हक़ाइक़ सामने आ गए। मैं फ़र्क बता दूं आपको, कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट जो है उसके तहत तहकीक करनी होती है, वो बाकायदा एक कोर्ट की तरह काम करता है। सिविल कोर्ट का इख्तियार भी होते हैं, फौजदारी कोर्ट का इख्तियार भी होते हैं, इसलिए उसमें फोरेंसिक भी हुआ। अब वो एक रिपोर्ट एक शक्ल में आ गई। अब उस रिपोर्टों पे देखें, ये जो चैलेंज करना है, पहले मैं बता दूं कि ये मेंटेनेबल नहीं होगी। इसलिए मेंटेनेबल नहीं होगी कि उसके अंदर जो फाइंडिंग आई है ना, वो फाइंडिंग कंक्लूसिव नहीं। मेंटेनेबल मतलब वो ना वो एविडेंस के तौर पर यूज हो सकती है। मैं ऐसा यूं कह देता हूं कि वो जो फाइंडिंग आई है ना, वो फाइंडिंग के ऊपर फर्दर एक्शन होने होते हैं। वो फाइंडिंग को एविडेंस के तौर पर यूज नहीं किया जा सकता। मॉडल टाउन इंक्वायरी ले लें, कितनी इंक्वायरियां ले लें, ये पब्लिक होने के बाद एक बैठ के सजेशंस आई हैं, सजेशंस होने के बाद फाइंडिंग आई हैं, फाइंडिंग होने के बाद आ गया। मैं इख्तलाफ करता हूं इस बात से कि इन्होंने FIA को भी इन्वॉल्व कर लिया, SCCP को भी इन्वॉल्व कर लिया, CC को भी। ये सिर्फ और सिर्फ एक इदारे के पास जानी चाहिए थी, और वो नैब था। नैब ये सारे मामले खुद दे सकता था, मनी लॉन्ड्रिंग के कॉन्टेक्स्ट में भी, SCCP के कॉन्टेक्स्ट में नहीं। इसका वो फायदा उठाएंगे। कल मैं आपको पहले बता दूं, आपको यहां अगर ये नैब के पास मामला जाएगा, काम सारा कंप्लीट हो चुका हुआ है, तकरीबन 60% काम कंप्लीट हो गया, और 3-4 इशू बड़े वाजियां को मैं पिछले 15 साल से शुगर में देख रहा हूं। पीपल्स पार्टी के दौर में 140 रुपए किलो चीनी गई थी, किसी ने वो चैलेंज किया, शुगर की प्राइस से मैं लड़ता रहा हूं, स्टॉक मैं लड़ता रहा हूं। और ये भी हाई कोर्ट में, ये भी इमरान खान की इंक्वायरी रिपोर्ट से पहले हाई कोर्ट में दरखास्तें मेरी पेंडिंग पड़ी हुई हैं, जिनमें ये सारा डाटा पूछा गया था, ये सारा रिकॉर्ड पूछा गया। तो मैं नहीं समझता कि सुबह जो रिट पिटीशन के ऊपर मेंटेनेबिलिटी के ऊपर सवाल आएगा, क्योंकि वजह है कि आप उससे आगे एक्शन का कह दिया है। नैब ने इंक्वायरी करनी है, इंक्वायरी करने से रोक नहीं सकते, आप इन्वेस्टिगेशन करने से रोक नहीं सकते। SCCP, FIA, CCP और CCP के हवाले से देखिए प्रॉब्लम क्या है कि कार्टलाइजेशन के इशू पे बहुत पहले कुछ एक्शन लिया, वो सारे हाई कोर्ट में मैटर पेंडिंग पड़े हैं, आप फिर उसी इदारे को भेज रहे हैं। यहाँ ये सोचना चाहिए मौजूदा गवर्नमेंट। एक मैं और बात क्लियर कर दूँ, देखिए हम कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं सियासतदान इस बात को सामने रखते हुए। जैसे मैंने बताया, जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट की जो फाइंडिंग है ना, वो कंक्लूसिव नहीं है। यानी वो मैं कहूँ कि उसमें जहांगीर तरीन को गिरफ्तार कर लें, उसका नाम ECL में डालें, ऐसा नहीं हो सकता। वो तो एक बेस आ गई, फाइंडिंग आ गई, फाइंडिंग के ऊपर जो एक्शन लेना है, कल पर्चा दर्ज होगा, पर्चा दर्ज होके या नैब करती है या FIA करती है, फिर गिरफ्तारी है, नाम भी ECL में तब आएगा। तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट करके क्या होगा कि वो माफियाज फायदा ले रहे हैं आपको, और उसकी मिसाल आप सामने देखें।
अभी तो इमरान मैं खान एक से आसान निपटते अल्फाज में हैं, आपसे दूसरा पूछता हूं, ये जो इंक्वायरी दूसरा हुई खड़ा है बैकआउट। चीनी चोरी के हवाले से, चीनी स्कैंडल के हवाले से जो इंक्वायरी हुई है, और माजी में जितनी भी इंक्वायरीज होती रही हैं जिसमें कभी गर्द पड़ जाती थी फाइल पे, कभी नाम सामने नहीं आते थे, कभी कहा जाता था कि आगे बताया जाएगा कि इसमें कौन कौन मुलव्वस है, या फिर कोई एक अलग इशू सामने आता था। उस इंक्वायरी में माजी की 10 साल पुरानी अगर कोई इंक्वायरी ले लें या उस दौरान कोई इंक्वायरी ले लें और अभी की इंक्वायरी में, फिर क्या फर्क है? देखिए, बड़ा सिंपल सा बात समझना है कि आज तक पहले इतनी इंक्वायरी पब्लिक की नहीं होती थी। अब उठा के देख लें रिकॉर्ड, आप देख लें, कभी नहीं होती थी। मॉडल टाउन की इंक्वायरी के लिए मैंने जद्दोजहद की, हाई कोर्ट में गए उसको पब्लिक कराने के लिए, 3 साल लगे उसको पब्लिक करने के लिए, और उसके साथ जितनी एविडेंस थी वो आज तक नहीं मिल सकी है। ये रिकॉर्ड की चीजें हैं। ये तो पहली दफा, यानी फर्क ये है कि ये पब्लिक हो गई है, इसमें फोरेंसिक हो गया है, ये नैब के पास जाती है। हालांकि नैब को इख्तियार है 90 दिन अरेस्ट करके बाकायदा उसको फिजिकल रिमांड लेने के लिए। ये तो छोड़ डाल देते हैं, एक दिन में नहीं पकड़ सकता, मेरे खिलाफ कोई शहादतें नहीं मिली हैं। अगर आप गौर से देखिए, और ये सब झूठ चल रहा है यहाँ पर। नवाज शरीफ साहब को 2 में सजाएं हो चुकी हैं, बाकी में फर्द जुर्म ही आयद नहीं होने देते। राणा सनाउल्लाह फर्द जुर्म आयद नहीं होने देता, शहबाज शरीफ नहीं होने देता। और शहबाज शरीफ का भी रिसेंट केस अगर आप देख लें, और ये मैं एक बार बता दूं, मैं पहली दफा रियल अकाउंटेबिलिटी देख रहा हूं। अब आपके सामने है, जफर मिर्जा के बारे में बाकायदा अथोराइज हो गई है, और इनका जो वजीर है आमिर कियानी, वो बहुत बड़ा स्कैंडल है, उसके खिलाफ आज से पहले हुकूमतों में कुछ नहीं नजर आता था। देखिए, ये बड़ा मुश्किल दौर है इनके लिए, माफिया से लड़ना है और अपोजिशन से लड़ना है। ये पांव पे खड़े रहे तो मैं समझता हूं कि नए पाकिस्तान की तरफ। ये देखे, बाकी जो बात है ना, ईमानदारी से कोरोना ये हैंडल नहीं कर पाए सही तरह, ये मानना पड़ेगा। इनका अपना एक ओपिनियन है, कोरोना को रोका नहीं जा सकता, वो अपना एक ओपिनियन है। लेकिन यहाँ कोरोना पे तो काफी डिटेल में बात करनी थी, लेकिन वो जाहिर सी बात है वक्त की किल्लत होती है, इसलिए नहीं कर पाए। मैं तो ये हैरान हुआ आज देख के कि 200 ममालिक की जो फहरिस्त है उसमें जिसने जितनी जल्दी कवर किया, ये जो कम सबसे कम खतरनाक है उस हवाले से दर्जाबंदी हो, पाकिस्तान 148वें नंबर पर है। यानी 52 ममालिक पाकिस्तान से सिर्फ बुरे हैं और बाकी 147 पाकिस्तान से बेहतर हैं। अच्छा बसरा साहब, किल्लत है वक्त की, मुझे शो वाइंड अप करना है। ये बताइएगा कि जहांगीर तरीन का नाम भी सामने आया, आपने नाम पब्लिक भी कर दिया, इंक्वायरी जो हुई उसको पब्लिक भी कर दिया, क्या यहीं तक है जो जिसका वादे किए गए थे कि हर चीज सामने लाई जाएगी, मुनाफाखोरों को पकड़ा जाएगा? उसमें ये रिपोर्ट में भी कहा गया अरबों रुपए मुनाफा कमाया गया है। क्या आपको नहीं लगता, जैसे आप पीपल्स पार्टी और नून लीग पर जमात लगाते हैं कि उन्होंने चोरी चकारी की है, उन्होंने टैक्स चोरी की है, उन्होंने आवाम के टैक्स का पैसा चोरी किया है, उसको वापस लेकर आएंगे? तो ये जो अरबों रुपए की चोरी हुई है, क्या आपको नाम सामने लाने के साथ साथ वो रिकवर करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है? सलमान, असल चैलेंज ये है जो आपने अभी पॉइंट आउट किया है। अच्छा, देखिए, असल चैलेंज ये है कि जिस तरह गरीब और सादा लोग आवाम को माजी में भी लूटा जाता रहा, यही माफियाज थे जो लूटते रहे। अब उनसे रिकवरी है, और गरीब आदमियों को वो जो चीनी 90-95 मिल रही है उसको उसके असल रेट पर लेकर आना। कब? सुने, मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि पहले आप देख लीजिए, कहा जा रहा था कुछ भी नहीं होना, ये जी आपने कमेटी बना दी, कमेटी के बाद जब हमने कमीशन बनाया उन्होंने कहा यार फिर कुछ नहीं होना। उन्होंने कहा ये कोई पब्लिक, बड़े बड़े सहाफ़ी कह रहे थे, अब ये पब्लिक करके दिखाएं। पब्लिक भी हो गई, मुतलका महकमों को चली गई, और जो दूसरे लोग जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई वो हाई कोर्ट पहुंच गए। अब मैं फिर कह रहा हूं कि ये काम महकमों का है, ये काम प्राइम मिनिस्टर का या हुकूमत का नहीं है। उसके लिए इदारे मौजूद हैं, जिन इदारों को रेफर किया गया है वही रिकवरी करेंगे। और जहां तक आप रेट की बात कर रहे हैं, यही तो शुगर एसोसिएशन है जो आज रेट पिटीशन में गई है। प्राइम मिनिस्टर ने मैं आपकी बात तस्लीम करता हूं। आप ही कह रहे हैं कि नाम सामने आए तो रिकवरी भी होगी, गिरफ्तारियां भी होगी। सर साहब ये बताइएगा, एक प्रिसाइजली जवाब दीजिएगा और जरा जल्दी जवाब दीजिएगा, ये अगर जो मुलाजमीन है, स्टील मिल के मुलाजमीन है, इसको निचकारी की जाती है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किन ऑप्शंस पर खेलेगी इसके खिलाफ? पहली बात यह है कि पीपल्स पार्टी अपना मौके वादा कर चुकी है, हम आवाम की को बेरोजगार नहीं होने देंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर ये इस बात के ख्वाब देख रहे हैं कि सिंधी जमीन पे कब्जा करेंगे, ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि जहांगीर तरीन को फरार करके ना अपने लिए कोई इसके जवाब मत ढूंढे। आज आप क्या चीनी की कीमत कम हो गई है, आज तेल नायाब हो गया है, आज लोगों की जो है कोरोना पे आपकी नाअहली और नालायकी की वजह से अमवात की तादाद जो है वो ज्यादा हो गई है। अब आप कहते हैं कि जी पहले हुकूमतें अच्छी नहीं थी, आज अवाम अच्छे नहीं है, पहले जो है आप अब आज अवाम का एहतिसाब करेंगे, या आप जो है यू आर गेटिंग मोर एड फॉर मोर कॉफिन।
आप ये बताइए आपकी पॉलिसी क्या है? ये जो आप जिस तरीके से आप डिस्ट्रैक्ट करते हैं ना हकायक, और जिस तरीके से आप जो है वो इस तरह आवाम को उलझाएंगे कि जी आपने ट्विस्ट करने की कोशिश की, आपके पास इंक्वायरी आ गई, आपके पास मुजरिम सामने आ गए, यू ट्विस्टेड द इंक्वायरी, देन यू अगेन सेंट इट, अब आप 85 आप 45 तक ले जाए, ये सारी जो है ना गोल गोल घुमा के आवाम को आप जो है कोई अच्छी कारकर्दगी नहीं कर रहे। आपने हर सतह पे टाइम की किल्लत है, मुझे शो वाइंड अप करना है। बहुत शुक्रिया सर कामरान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थी। शौकत बसर साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। अजहर सिद्दीक भी हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। ये तमाम बातें अपनी जगह, लेकिन एक जो वबा है, मैंने कल भी इसका जिक्र किया, आज मैं दोबारा जिक्र करूंगा क्योंकि मैं बार बार इसका जिक्र करना चाहता हूं। सोशल डिस्टेंसिंग करें, मास्क पहने, ग्लव्स पहने, ये आपकी अपनी सेफ्टी के लिए। कुछ लोग अभी भी इस बात को तस्लीम करने को तैयार नहीं है कि कोरोना एग्जिस्ट करता है। अगर आपको अभी भी नहीं करना तो उससे बहस करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है किसी की साजिश है, ये खामाखाई की उड़ाई हुई है, ये हॉस्पिटल जो भरे हुए हैं ये ऐसे ही भरे हुए हैं, ये दिखाने के लिए भरा हुआ, अगर आपको ये लग रहा है ये सारी साजिश है तो इसका मतलब भी यही है कि ये एग्जिस्ट करता है, ये मौजूद है और इसको आपने अपने घर से, अपने घर वालों से बहुत दूर रखना है। पाकिस्तान 148वें नंबर पे है, जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक मुल्क है, जिसने इतनी जल्दी कवर अप नहीं किया। बहुत मुश्किल है। इंतहाई 10 ममालिक जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक करार दिए जा रहे हैं, जिनमें रोजाना की तादाद में कोरोना केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है, इब्तदाई 10 ममालिक में पाकिस्तान का भी नंबर है। हमें इसको खत्म करना है, मुझे और आपको मिलकर इसको खत्म करना है। तो खुदारा सोशल डिस्टेंसिंग करें, मास्क पहने, ग्लव्स पहने, इससे आपका फायदा ही होगा। यकीन जानिए नुकसान हरगिज नहीं होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपने मेजबान सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।